आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 44 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन, रमन सिंह अरुण साव करेंगे भूमि पूजन। सड़क, नाली और पेयजल पर करोड़ों खर्च, 4 वार्डों में भी होंगे विकास कार्य। हेल्पलाइन में राजनांदगांव नंबर 1 पर राजनांदगांव की जनता जागरूक, जनता बोली प्रशासन ने सुना, राजनांदगांव पर सीएम की नजर। खबर का हुआ असर, मरम्मत हुई शुरू लेकिन सवाल बरकरार, क्या सड़कों के गड्ढों पर हो रही सिर्फ खानापूर्ति। केवाईसी को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट, केवाईसी नहीं तो चावल बंद, राशन से पहले केवाईसी जरूरी। आवंटन शर्तों के उल्लंघन पर उठाया कदम, वर्षों से किराया नहीं चुकाया, मंडी की 3 दुकानें हुई सील। राजनांदगांव में शहर के विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी है। रविवार 9 अगस्त को शहर में करीब 44 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास और अधोसंरचना कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष एवं राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव इन विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। राजनांदगांव में पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम और साथ ही राजनांदगांव में गांधी सभागृह का 2 ऑडिटोरियम यहाँ राजनांदगांव में मौजूद है। लेकिन अब राजनांदगांव वासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। आपको बता दें कि राजनांदगांव के कृष्ण कुंज कॉलोनी के ठीक पीछे जो जज कॉलोनी है, यहाँ पर तकरीबन 2000 सीटों का ऑडिटोरियम बनने वाला है, जहां पर बड़े बड़े स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और तमाम जो आयोजन है वो होने जाएंगे। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम का भूमि पूजन कल दिनांक को होने वाला है, यानी कि 9 तारीख को होने वाला है और 9 तारीख को इसकी भूमि पूजन करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और साथ ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और यहाँ राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद संतोष पांडे, महापौर मधुसूदन यादव, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह समेत तमाम यहाँ पर जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद होने वाले हैं। इन सभी की उपस्थिति में यहाँ विधि विधान से पूजा अर्चना कर यहाँ इस नए निर्माण के लिए, नए 2000 सीटों के ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए भूमि पूजन करवाया जाएगा। इस आयोजन को लेकर के राजनांदगांव के नगर निगम की जो टीम है वो लगभग तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। यहाँ पर कुर्सियां बिछ चुकी हैं, पंडाले भी लग चुके हैं और तमाम तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। कल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आगमन यहाँ होना है, जो कि कार्यक्रम सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक के संचालित होगा। आपको बता दें, कार्यक्रम का आयोजन रविवार दोपहर 12 बजे कृष्ण कुंज जज कॉलोनी के समीप रामकृष्ण नगर में किया जाएगा। कार्यक्रम में शहर को एक बड़ी सौगात भी मिलने जा रही है। कृष्ण कुंज के पास 2000 दर्शक क्षमता वाले ऑडिटोरियम के निर्माण की नींव रखी जाएगी। ऑडिटोरियम के निर्माण से शहर में बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सामाजिक आयोजनों, शैक्षणिक गतिविधियों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए आधुनिक सुविधा उपलब्ध होने की उम्मीद है। वहीं 15वें वित्त आयोग के अनटाइड ग्रांट के तहत करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से शहर के अलग अलग वार्डों में सड़क, नाली निर्माण और विद्युतीकरण से जुड़े कार्य प्रस्तावित है। इसके अलावा अधोसंरचना मद से करीब 11 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि से विभिन्न वार्डों में सड़क, नाली, मुक्तिधाम विकास और सामुदायिक भवन निर्माण के कार्य कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से शहर के 4 वार्डों में सड़क, नाली और सामुदायिक भवन निर्माण से जुड़े कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के टाइड ग्रांट के तहत करीब 3 करोड़ रुपए की राशि पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्वीकृत की गई है। इसके तहत शहर के अलग अलग वार्डों में पाइपलाइन विस्तार समेत अन्य जरूरी कार्य किए जाएंगे। महापौर मधुसूदन यादव ने शहरवासियों, पार्षदों, नामांकित पार्षदों, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, पत्रकारों और विद्यार्थियों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शहर के विकास से जुड़े इन महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत राजनांदगांव के लिए उत्साह का विषय है और इससे नागरिक सुविधाओं के विस्तार को नई मजबूती मिलेगी। आप देख रहे होंगे कि हमारा पंडाल बन रहा है और हम लोग जो प्रोटोकॉल के हिसाब से और जो यहाँ व्यवस्था करनी चाहिए, हम लोग सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, किस तरीके की यहाँ पर सुविधा लोगों को मिलने वाली? देखिए, पंडाल में जो सुविधा होती, चेयर्स लगी रहेंगी,
है ना, विधि विधान से पूजा पाठ होगा और साफ सुथरे वातावरण में रोड वोड की सफाई आप देख रहे हैं, ट्रिमिंग हो रहा है ना, साफ सुथरे वातावरण में होगा। ऑडिटोरियम पे लोगों को क्या कुछ सुविधा मिलने वाली है सर, एक बेहतरीन देखिए आप देखिए अभी तक हमारे पास पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर का ऑडिटोरियम हमको उपलब्ध है और उसके अलावा गांधी सभागृह भी है, तो उसमें उतनी सुविधाएं नहीं है। 750 सीटर और 2000 सीटर में काफ़ी अंतर होता है। हमको किसी भी सीजन में कई तरह के कार्यक्रम, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे और भी अन्य तरह का कार्यक्रम हो, खेल कूद से संबंधित कार्यक्रम हो, है ना, तो हर तरह के जो प्रशासनिक कार्यक्रम है, तो 2000 सीटर बनने के बाद ना तो हमको टेंट पंडाल बार बार लगाने की ज़रूरत होगी और ना ही मतलब अतिरिक्त व्यय होंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर पाएंगे। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और अपनी समस्या लेकर अधिकारियों की मेज तक पहुंचने की पुरानी तस्वीर अब बदलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शुरुआत के बाद राजनांदगांव जिले के लोगों ने जिस तरह अपनी समस्या और शिकायतों को सीधे शासन तक पहुंचाया, उसने पूरे प्रदेश में जिले को अलग पहचान दिला दी है। हेल्पलाइन के जरिए शिकायत दर्ज कराने के मामले में राजनांदगांव जिला प्रदेश में सबसे आगे रहा। खास बात यह रही कि लोगों ने इस सुविधा को केवल जानकारी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपनी वास्तविक समस्याओं को लेकर सीधे शिकायतें दर्ज कराई। इससे एक और जहां जिले के लोगों में बढ़ती जागरूकता सामने आई, वहीं दूसरी ओर प्रशासन के सामने भी यह चुनौती रही कि शिकायतों का समाधान कितनी तेजी से किया जाए। मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव की सक्रियता की सराहना करते हुए जिले के लोगों को जागरूक बताया। मुख्यमंत्री की ओर से जिले की इस उपलब्धि की तारीफ के साथ ही जिला प्रशासन की भूमिका भी चर्चा में आई। इसी मुद्दे को लेकर जिला कलेक्टर से भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने बताया कि प्रशासन का प्रयास है कि आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और संबंधित विभागों को के माध्यम से उनका जल्द से जल्द निराकरण सुनिश्चित किया जाए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने पहले सीएम हेल्पलाइन जो है इसकी शुरुआत की थी और इसमें जो हितग्राही हैं वो फ़ोन करते हैं उनमें और उनके द्वारा विभागों को सूचना आती है किस तरह के ग्रीवेंसेज हैं। उसके बाद विभागों द्वारा कार्रवाई करके हितग्राहियों को वापस से फ़ोन जाता है कि क्या वो उस चीज़ से संतुष्ट है। तो इस प्रक्रिया में राजनांदगांव जिले में लगभग 4000 ऐसे फ़ोन कॉल्स गई, जिसमें मांग और शिकायत दोनों तरह की चीज़ें थी और हमने उसमें से 83% जो चीज़ें हैं उनका निराकरण किया, जो ये समय हमें दिया गया था। और इस प्रतिशत के साथ पूरे राज्य में रिजोल्यूशन के % में राजनांदगांव सबसे अग्रिम स्थान पे है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले चावल को लेकर जिले के राशन कार्ड धारियों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। खाद्य विभाग के अनुसार जिन हितग्राहियों की केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उन्हें राशन मिलने में परेशानी हो सकती है। बताया जा रहा है कि केवाईसी नहीं होने की स्थिति में कई हितग्राहियों का चावल फिलहाल रुक गया है। खाद्य विभाग की ओर से हितग्राहियों को केवाईसी पूरा कराने की सलाह दी जा रही है। विभाग का कहना है कि राशन कार्ड से जुड़े सदस्यों का आवश्यक सत्यापन पूरा होना जरूरी है। जिन लोगों की केवाईसी लंबित है उन्हें समय रहते प्रक्रिया पूरी करा लेनी चाहिए, ताकि पीडीएस से मिलने वाले चावल में किसी तरह की दिक्कत न आए। इस संबंध में खाद्य विभाग ने हितग्राहियों से अपील की है कि केवाईसी को महज औपचारिकता न समझे। अगर केवाईसी लंबित है तो उसे जल्द पूरा कराना हितग्राही के लिए जरूरी है, ताकि भविष्य में राशन प्राप्त करने में परेशानी ना हो। यानी राशन की दुकान पर चावल लेने जाने से पहले एक बार केवाईसी जरूर जांच ले। जिले में 2,68,000 राशन कार्ड है, जिसमें लगभग 9,60,000 सदस्य हैं। उसमें लगभग अभी 42,000 सदस्यों का जो है ई-केवाईसी नहीं हुआ है। इसमें हम लोग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, दुकान संचालकों के माध्यम से ऐसे हितग्राही और उनके जो सदस्य हैं उनको बार बार हम लोग संपर्क कर रहे हैं और उनको निर्देशित कर रहे हैं कि ई-केवाईसी करा लें। ये जो 42,000 लगभग सदस्य हैं उनका भी आवंटन अस्थायी रूप से रोका गया है। वो यदि ई-केवाईसी कराते हैं तो उनका आवंटन फिर आगामी माह पे आ जाता है। तो ऐसे सभी जो जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है उन हितग्राहियों से खाद्य विभाग की तरफ से आग्रह है कि वो अपना समय रहते ई-केवाईसी करा लें, ताकि उनका आवंटन निरंतर रूप से जारी होता रहे। थोक फल सब्जी मंडी बसंतपुर में लंबे समय से किराया जमा नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मंडी प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बकाया किराया जमा नहीं करने पर प्रशासन ने 3 दुकानों को सील कर दिया। यह कार्रवाई दुकान आवंटन की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर की गई है।
जानकारी के मुताबिक आदर्श कृषि उपज मंडी बसंतपुर की कुल 58 एकड़ भूमि में से करीब 13 एकड़ क्षेत्र में थोक फल सब्जी बाजार संचालित होता है। यहां पुरानी और नई दुकानें आवंटित है। मंडी प्रशासन ने बकाया किराए की जांच के दौरान कुछ दुकानों में लंबे समय से किराया जमा नहीं किए जाने की जानकारी मिलने के बाद संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। मंडी सचिव के अनुसार दोनों दुकानों का किराया लंबे समय से जमा नहीं किया जा रहा था। बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर नियमानुसार दुकानों को सील कर दिया गया। मंडी प्रशासन की कार्रवाई के बाद लंबे समय से किराया बकाया रखने वाले अन्य दुकानदारों में भी हड़कंप की स्थिति है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मंडी की दुकानों का किराया निर्धारित समय पर जमा करना अनिवार्य है। आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। 3 दुकानों को सील किया गया है। उसमें दुकान नंबर 17, दुकान नंबर 52, दुकान नंबर 53। ये 3 दुकानदार 2021 से लेकर के अभी तक 4 वर्ष तक जमा नहीं किए थे। इनके कारण से इनकी दुकान की सील की कार्रवाई की गई है। अगर समय अवधि के अंदर जमा नहीं करेंगे 1 सप्ताह के अंदर, तो उन पर मंडी नियम के अनुसार नियम के तहत कार्रवाई कर निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। राजनांदगांव की बदहाल सड़कों को लेकर हमारी खबर का असर देखने को मिला है। बीते दिनों शहर की अलग अलग सड़कों पर मौजूद गड्ढों की तस्वीरें सामने लाते हुए हमने बताया था कि शहर की सड़कों पर सड़क कम और गड्ढे ज्यादा नजर आ रहे हैं। खबर प्रसारित होने के बाद संबंधित विभाग हरकत में आया और कई स्थानों पर सड़क मरम्मत का काम शुरू किया गया। लेकिन अब जब हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्यों का जायजा लिया तो तस्वीर पूरी तरह संतोषजनक नजर नहीं आई। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की कई सड़कों पर आज भी बड़े बड़े गड्ढों के लोगों को परेशानी का कारण बन रहे हैं। वहीं जिन गड्ढों को भरने का काम किया गया है वहां भी सड़क की मजबूती को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई स्थानों पर गड्ढों में सिर्फ गिट्टी डालकर ऊपर से तेल का छिड़काव किया गया है। पर्याप्त डामरीकरण और सड़क को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने की प्रक्रिया कई जगह नजर नहीं आ रही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मरम्मत वास्तव में स्थायी समाधान है या महज खानापूर्ति। दरअसल सड़कों की बदहाली का सबसे ज्यादा असर स्थानीय दुकानदारों और रहवासियों पर पड़ रहा है। बारिश का पानी गड्ढों में जमा होने के बाद जब तेज रफ्तार वाहन वहां से गुजरते हैं तो पानी की छींटें दुकानों और घरों तक पहुंचते हैं। इससे दुकानदारों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ रोजाना की परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। हमारी खबर के बाद विभाग ने मरम्मत का काम शुरू तो किया, लेकिन अब जरूरत सिर्फ गड्ढे भरने की नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ सड़क निर्माण की है। आम जनता की मांग है कि सड़कों की ऐसी मरम्मत की जाए जो महज कुछ दिनों तक नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके। सवाल अब विभाग से है, क्या राजनांदगांव की सड़कों को स्थायी राहत मिलेगी या गड्ढों की यह कहानी यूं ही जारी रहेगी। आखिरकार खबर बनने के बाद ही क्यों अधिकारी और कर्मचारी जागते हैं? आखिरकार नींद से जाग ही गए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर्मचारी। हमने आपको कुछ दिनों पहले एक खबर बताया था कि पूरे शहर में, यहाँ तक हाईवे में भी गड्ढे हैं छोटे छोटे, कहीं पे जहाँ पे जल भराव होता है और बारिश में जब जल भरता है गड्ढे दिखते नहीं है, जिसकी वजह से आम जनता जो छोटे बाइक वाले हैं वो गिर जाते हैं, एक्सीडेंट का भी खतरा है। हमने कुछ दिनों पहले खबर बताया था, शायद 2 या 3 दिनों पहले। आज पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आखिर नींद से जागे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर भरने का काम जो किए हैं बजरी को भर करके, लेकिन ये काम भी एक टेम्पररी है, सही रूप से काम को किया नहीं गया है। बजरी को भर करके ऊपर से ऑयल का छिड़काव बस किया गया है। ये भी 2 से 3 दिन में उखड़ जाएगा और अभी से ही उखड़ने लगा है। इतना टेम्पररी काम इन लोग करते हैं कि 2 दिन भी इनका काम नहीं चल सकता है। हम आपको बता दें पूरे शहर में गड्ढे, हमने कुछ दिनों पहले आपको खबर बताया था, भरने का काम किए हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी गंदा भरे हैं, कहना चाहिए कि क्वालिटी ही नहीं है काम में पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के काम में, कि कभी भी गड्ढा फिर जाएगा, फिर उसमें एक्सीडेंट का खतरा है और यही काम को कर करके खाली बिल लगाओ और पैसा बनाओ, यही काम चल रहा है। कमीशन का खेल विभागों में आजकल चल रहा है, जिसकी वजह से ऐसी सड़क देखने को मिलती है। हम जानने की कोशिश करेंगे, उस तरफ एक अंकल है, उनसे बात करते हैं। अंकल जी, आपने भी देखा होगा रोड को जब बजरी भरे, इसमें आप भी सामने थे, क्या लगता है ये 2 से 3 दिन में चल पाएगा? इसके पहले भी 2-3 बार भर के गए हैं लोग, वो हफ्ता भर 2-4 दिन में निकल जाता है और इससे ज्यादा डेंजर तो वो वहाँ हमारा तेज पानी आया तो एक ही दिन में
हो जाएगा वो तो। इसके पहले भी एक बार डरा था, एक ही दिन में निकल जाएगा। इतना गंदा काम, ऊपर से डामर भी नहीं छिड़का गया, इसमें खाली तेल छिड़क खुद दिया आके गया। 2-3 दिन बाद देखना ना, नहीं दिखेगा वो, पूरा वैसी गड्ढा हो जाएगा। और वो तुम्हारा ऐसी डेंजर तो इमाम चौक वाला है, वो होटल के पास। बरसात में इस जगह में जब पानी भरता है तो एक्सीडेंट का खतरा है। आपके एक्सीडेंट- सामने दुकान है, आप वो लोगों के कपड़े लत्ते खराब होते हैं सब। 25 गड्ढा में गाड़ी जाती है और पूरा आग पे आता है। स्पीड से गाड़ियां आती है और इतना जोर से मतलब छींटा मारती है कि पूरा यहाँ तक की, ये पूरे छींटे उसी के, पूरा कीचड़ यहाँ तक आता है। क्या लगता है आपको, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी नगर निगम ठीक से काम नहीं कर पा रहे? हाँ, ये तो थूक पॉलिश है, मतलब टेम्परेरी। क्योंकि पूरे शहर में ही हर जगह गड्ढे हैं और शहर में ही इस प्रकार का ही काम हो रहा है। और पानी भरने से गड्ढे दिखते नहीं, एक्सीडेंट होने का अंदेशा रहता है। कभी कोई भर से जाके घुस जाए, गिर जाए, सब यही है। मतलब इनको गड्ढों को तो पाटना ही चाहिए उनको, ये रिक्स वाले हैं सब। तो आपने देखा अंकल जी ने क्या कहा कि आखिरकार थूक पॉलिश का काम पूरे शहर में क्यों हो रहा है और किसके आदेश से हो रहा है, और इस पे प्रशासन और जनप्रतिनिधि आखिरकार ध्यान क्यों नहीं दे रहे। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं विश्वनाथ जांगन, इंडिया टाउन न्यूज भारत। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। शहर के दिग्विजय स्टेडियम में 9 अगस्त से राज्य स्तरीय अंडर 19 बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज होगा। 5 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता का समापन 13 अगस्त को होगा। इसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से अंडर 19 वर्ग के प्रतिभावान खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता को लेकर आयोजकों ने तैयारियां पूरी कर ली है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बीच सिंगल्स और डबल्स वर्ग के मुकाबले खेले जाएंगे। अलग अलग जिलों से पहुंचने वाले युवा खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन के लिए कोर्ट पर अपना दमदम दिखाएंगे। मुकाबलों में खिलाड़ियों की फिटनेस, तकनीकी गति और रणनीति की परीक्षा होगी। आपको बता दें, अंडर 19 खिलाड़ियों के लिए यह प्रतियोगिता रैंकिंग के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग अंक मिलेंगे। राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए यह रैंकिंग आने वाले प्रतियोगिताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दरअसल खिलाड़ियों के लिए यह आयोजन सिर्फ जीत हार तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने खेल कौशल को परखने और भविष्य में बैडमिंटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण मंच भी है। प्रतियोगिता के दौरान प्रशिक्षकों और खेल अधिकारियों की नजर भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी। के प्रति लोगों में जागरूकता आए, लोगों में उत्साह है, ताकि लोग जुड़ सके। जो हमारे एकेडमी और एकेडमी की डिमांड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजनांदगांव के बच्चे, चूंकि यहाँ सुविधाओं का अभाव है, तो यहाँ के बच्चे कभी भिलाई, कभी रायपुर, कभी नागपुर, कभी हैदराबाद जाके खेलते हैं और वहाँ के बच्चे कहलाते हैं। वहाँ के इंस्टीट्यूट से खेलते हैं और वहीं के नाम से उन लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं हमारे यहाँ एकेडमी रहे तो हम भी एक अच्छे कोच रखें तो राजनांदगांव का नाम रोशन हो। जैसे हमारे यहाँ रजत पदक लेके हमारी मैडम आई है तो राजनांदगांव का नाम रोशन हो रहा है। वैसे हमारे यहाँ भी कैलिबर है बच्चों में जो बैडमिंटन में भी अपने आप को राज्य स्तर पे या नेशनल लेवल पे अच्छी जगह आ सकते हैं। छुरिया में जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 11 अगस्त को धरना प्रदर्शन, आम सभा और चक्का जाम किया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि क्षेत्र में सड़क, पुल, पुलिया, बिजली और किसानों से जुड़ी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन इनका अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। आपको बता दें, राजनांदगांव जिले के छुरिया में कांग्रेस ने जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है। आंदोलन की तैयारियों को लेकर छुरिया ब्लॉक मुख्यालय में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस का आरोप है कि छुरिया क्षेत्र को गांवों से जोड़ने वाले कई मुख्य मार्गों के साथ ही वनांचल क्षेत्र की सड़कें भी जर्जर हालत में हैं। कई पुल पुलिया खराब होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इन समस्याओं का असर सीधे ग्रामीणों और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने बढ़ती बिजली दरों, किसानों से जुड़े मुद्दों और अन्य स्थानीय समस्याओं को भी आंदोलन में प्रमुखता से उठाने की बात कही है।
फिलहाल 11 अगस्त को प्रस्तावित कांग्रेस के इस आंदोलन को लेकर प्रशासन की तैयारियों पर भी नजर रहेगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस के धरना प्रदर्शन और चक्का जाम के बाद सरकार की ओर से छुरिया क्षेत्र की इन स्थायी समस्याओं के समाधान को लेकर क्या कदम उठाया जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी के आह्वान में और जिला कांग्रेस कमेटी और छुरिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 11 अगस्त को हम लोग क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, जिसमें सड़क, पानी और बिजली, इन समस्याओं को लेकर के हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें इस क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता और इस क्षेत्र के नागरिक, गणमान्य नागरिक लोगों को लेकर के हम लोग एक आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जब हम लोग का अभनपुर में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, वहां पर हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी का स्पष्ट निर्देश हम सबको मिला था कि क्षेत्र की समस्याओं को कांग्रेस के पार्टी के द्वारा एक विपक्ष की भूमिका में रहते हुए बहुत मजबूत ढंग से इस बात को, क्षेत्र की समस्याओं को उठाना है, ये उनका संदेश था। उस संदेश के परिपालन में हम लोग छुरिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 11 अगस्त को एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर स्वच्छता और स्वच्छ परिसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला पंचायत खैरागढ़ छुईखदान गंडई में स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मार्गदर्शन में अधिकारी कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक श्रमदान करते हुए कार्यालय परिसर की साफ सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत के अधिकारी और कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर के विभिन्न स्थानों की साफ सफाई की। इस दौरान एकत्रित कचरे का व्यवस्थित रूप से निस्तारण किया गया। स्वच्छता श्रमदान के माध्यम से ये लोगों को यह संदेश दिया गया कि स्वच्छता को केवल अभियान तक सीमित न रखते हुए इसे नियमित व्यवहार और कार्यालयीन कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल ने कहा कि स्वच्छ कार्यालय, स्वच्छ परिसर और स्वच्छ वातावरण स्वस्थ की एवं सकारात्मक कार्य संस्कृति की पहचान है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का संकल्प लेना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों से स्वच्छता को निरंतर बनाए रखने के साथ ही आमजन को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। छुईखदान थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक शीतल यादव की 6 जून 2026 को घर में फांसी लगाने से हुई मौत अब कई सवालों के घेरे में है। घटना को आत्महत्या माना जा रहा है, लेकिन मृतक के माता पिता और भाई ने घटना की परिस्थितियों पर संदेह जताते हुए कलेक्टर को आवेदन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। परिजनों के मुताबिक इस मामले में सबसे बड़ा सवाल शीतल के घर पहुंचने के समय को लेकर है। उनका दावा है कि शीतल ड्यूटी खत्म करने के बाद रात करीब 9 से 10 बजे के बीच घर लौटे थे, जबकि उनकी पत्नी सती यादव ने के कथित बयान में उनके रात करीब 12 बजे घर आने की बात सामने आई है। इसी अंतर को लेकर परिजनों ने रात के सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जाँच कराने की मांग की है। इसके अलावा परिजनों ने घटना की सूचना और उसके समय को लेकर भी सवाल उठाए हैं। मामले में मृतक के भाई भानु प्रताप यादव का कहना है कि परिवार पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत देना चाहता था, लेकिन वहां आवेदन नहीं लिया गया। इसके बाद परिवार ने कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों ने जांच के साथ साथ अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भी अपनी मांग रखी है। फिलहाल इस मामले में परिजनों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब सीसीटीवी फुटेज, घटनाक्रम की जाँच और पुलिस की विवेचना से ही स्पष्ट हो सकेगा। हम लोग चाहते हैं मेरे भाई शीतल यादव की मृत्यु के बाद उसकी नौकरी जो है उसके बेटों को मिले, मगर उसकी बीवी जो है वो चाहती है कि मैं नौकरी करूँगी करके, तो इससे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। तो हमारी मांग यह है कि बच्चों को नौकरी दे। और उसकी बीवी ने जो पुलिस थाना में स्टेटमेंट दी है कि उसके मृत्यु के समय वो घर में थी करके, मगर हमको सीसीटीवी फुटेज मिला है कि वो घर में नहीं थी। इस सीसीटीवी फुटेज को हमने पुलिस को भी दिया, मगर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारी मांग है कि इसकी अच्छे से जाँच हो। स्वच्छता पखवाड़ा एवं मेरा भारत अभियान के तहत शासकीय हाई स्कूल एवं मिडिल स्कूल अमलीपारा में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वच्छता, स्वच्छ विद्यालय और स्वच्छ पर्यावरण समेत विभिन्न विषयों पर आकर्षक चित्र बनाए।
इस दौरान विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। वहीं विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई पेंटिंग्स का प्रदर्शन भी किया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने सराहा। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के साथ ही उन्हें सामाजिक सहभागिता के लिए प्रेरित करना रहा। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सघन अभियान चलाया। अभियान के दौरान कुल 1035 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 5,26,300 का जुर्माना वसूल किया गया। अभियान के दौरान नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने वाले 556 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं शराब का सेवन कर वाहन चलाने वाले 18 वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा बिना वैध लाइसेंस ई रिक्शा चलाने वाले 29 वाहन चालकों और प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन प्रवेश कराने वाले 3 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस तरह अभियान के दौरान कुल 1035 वाहनों पर कार्रवाई कर 5,26,300 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इसी कड़ी में त्योहारी सीजन में बाजारों और प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करने की अपील की है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध आगे भी निरंतर प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।